ये नियम लागू होगा। कहते हैं 5 साल या 5 से 15 साल के बच्चे रात को दूध नहीं देना चाहिए, वो बेड बैटिंग करेंगे। हाँ, अब ये जो बेड बैटिंग है ये डिसीज है। बेड बैटिंग जो है, रात को बिस्तर में पेशाब करना, ये बीमारी है। इस बीमारी को ठीक करना ही पड़ेगा। दही जो है वो एसिडिक है, अम्लीय है, और दूध जो है वो क्षारीय है, एल्कलाइन है। तो जो क्षारीय चीजें हैं, इसको और दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं। जितनी क्षारीय चीजें हैं वो सब आप सूरज डूबने के बाद खाइए, तो शरीर को बहुत काम करती है। और जितनी अम्लीय चीजें हैं, एसिडिक, वो सब सूरज निकलने के बाद खाइए तो शरीर को बहुत लाभ करती है। अम्लीय माने एसिडिक, थोड़ी खट्टी, दही थोड़ा खट्टा होता है ना, हल्का खट्टापन उसमें आता है। कितना भी ताजा हो तो भी हल्का खट्टापन उसमें होता है। तो हल्की खट्टी, ज्यादा खट्टी, रस वाली, ये सब चीजें अम्लीय हैं। और जिनका स्वाद थोड़ा कसेला होता है या नॉर्मल होता है, जैसे पानी, जैसे दूध, वो नॉर्मल स्वाद के हैं, और बाकी सब कसेली चीजें हैं। तो ज्यादा कसेली चीजें सब क्षारीय हैं, एल्कलाइन है। तो क्षारीय चीजों को खाने के लिए आयुर्वेद कहता है रात का समय सबसे अच्छा, सूरज डूबने के बाद। और अम्लीय चीजें खाने का सबसे अच्छा समय है सूरज उगने के बाद। तो दही का, फल का, सबका समय शुरू होता है सूरज उगने के बाद। दूध का समय शुरू होता है सूरज डूबने के बाद। आगे बढ़े, दूसरे सूत्र पर चले। पानी का ही दूसरा सूत्र है, बहुत छोटा सूत्र है, लिख लें पहले, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन इसका मैं करूंगा। पानी हमेशा, जी चाय की बात होगी, चलो चाय ही पढ़ लेते हैं पहले। चाय के बारे में एक जानकारी दे दूं मैं। चाय जो है ना, आपके देश का उत्पादन नहीं है, पहली बात जानकारी के लिए बता। अंग्रेज आए थे जब इस देश में, तो चाय का पौधा साथ में लाए थे, और उन्होंने भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जो अंग्रेजों के अनुकूल, जहां ठंड ज्यादा पड़ती है, उन स्थानों पर, पहाड़ियों पर चाय के पौधे लगवा दिए, तो उसमें से चाय होने लगी। अंग्रेज अपने साथ चाय लेके आए थे, भारत में चाय कभी हुई नहीं। 1750 के पहले इस देश में एक भी चाय का कहीं नामो निशान नहीं था। ब्रिटिशर्स आए ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, तो उन्होंने चाय के बागान लगाए। उन्होंने अपने लिए लगाए। क्यों लगाए? चाय एक मेडिसिन है, इस बात को ध्यान से सुनिए। चाय एक मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है। सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है चाय मेडिसिन है, और जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल और हाई रहता है, चाय उनके लिए जहर है। सर, आज के न्यूज़पेपर में चाय मोटापा कम करती है, बता रहा हूं ना। आगे बढ़ते हैं। चाय उन सब के लिए जिनको ब्लड प्रेशर कम रहता है अमृत है, मेडिसिन है, लो बीपी वालों के लिए। लेकिन चाय उन सब के लिए जहर है जिनको बीपी हाई रहता है या नॉर्मल रहता है। अब अंग्रेजों की एक समस्या है, आज भी है, वो हजारों साल से। सभी अंग्रेजों का बीपी लो है, सिर्फ अंग्रेजों का ही नहीं, अमरीकियों का भी, कैनेडियन लोगों का, फ्रेंच लोगों का, जर्मन लोगों का, स्वीडिश लोगों का, डेनिश लोगों का, सबका बीपी लो है। कारण क्या है? बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं। उनकी ठंड का तो हम सोच नहीं सकते। सर एक चीज, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है। मैं बताता हूं, अभी एक बात पूरी हो जाए तो। अंग्रेज और अंग्रेजों के आसपास के सारे देश दुनिया के इस हिस्से में रहते हैं जहां ठंड बहुत है। साल में 6 महीने सूरज नहीं, इतनी ठंड है। और आप अगर उनके यहाँ टेम्परेचर रेंज देखेंगे तो -40 उनकी लोएस्ट रेंज है, -40। ऋणात्मक रूप से 0 से भी नीचे 40 डिग्री, 0 से भी नीचे 30 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री, 15 डिग्री, ये टेम्परेचर उनके यहाँ 6 महीने रहता है। सूरज निकलता नहीं, 6 महीने धुंध ही धुंध रहती है आसमान में। ये इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है, अंग्रेजों की और अंग्रेजों के आसपास के देशों। ज्यादा ठंडे इलाके में कोई भी रहेगा उसका बीपी लो हो जाएगा। आप भी करके देख लें, मैंने किया एक बार मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया। बर्फ मंगाया मैंने, वो बर्फ की सिल्ली आती है ना, वो मंगाई, और चारों तरफ सिल्ली लगा के अंदर में लेट गया। लेटने से पहले मैंने मेरा बीपी चेक कर लिया और लेट गया। 3 मिनट के बाद ही मेरा बीपी लो होना शुरू हो गया।
3 मिनट से 6 मिनट में इतना लो हो गया कि मेरी दम निकल जाए ऐसी हालत हो गई। 8-10 मिनट में ही मुझे बर्फ से बाहर आना पड़ा। फिर बीपी चेक किया, मैं कल्पना नहीं कर सकता इतना लो था, इतना लो था। फिर मेरे समझ में आ गया कि मेरे से ज्यादा बेचारे तो अंग्रेज हैं जो बर्फ की सिल्लियों में 6 महीने रहते हैं। चारों तरफ बर्फ रहती है, छत पे बर्फ रहती है, सड़क पे बर्फ रहती है, इधर बर्फ रहती है, उधर बर्फ रहती है। इतनी बर्फ होती है कि गाड़ियां बर्फ में दब जाती हैं। फिर उनको स्पेशल अभियान चलाना पड़ता है बर्फ को तोड़ने का। सारी सरकारों का बड़ा बजट तो बर्फ तोड़ने में खर्च होता है, कनाडा, अमेरिका वगैरह। तो वो लोग सच में बर्फ में ज्यादा रहते हैं, ठंड बहुत है, ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है। अब तुरंत ब्लड को स्टिमुलेंट चाहिए। अगर बीपी लो हो गया, इतनी ठंड पड़ गई, स्टिमुलेंट चाहिए तुरंत बीपी बढ़ाने के लिए, तो चाय उसमें सबसे अच्छी है। दूसरे नंबर पे कॉफी। तो चाय और कॉफी उन सबके लिए बहुत अच्छी है जो ठंड वाले इलाके में रहते हैं। और भारत के ऐसे कई इलाके हैं जहां बहुत ठंड पड़ती है। अगर मैं जम्मू कश्मीर में जाकर ये व्याख्यान दूंगा तो लोगों से कहूंगा चाय पियो, कॉफी भी पियो, क्योंकि उनके लिए वो मेडिसिन है। आपको अगर मैं लेक्चर करूंगा तो आपको बोलूंगा आप मत पियो, क्योंकि आप इतने बर्फ वाले इलाके में नहीं रहते। आपके यहाँ थोड़ी ठंडी है, वो भी साल में 10-15 दिन की है। वो 10-15 दिन तब होते हैं जब कोहरा बहुत पड़ता है, हाथ पैर आपके गलने लगते हैं, टेम्परेचर -0 या 0 के नीचे आ जाता, तब आपके यहाँ शायद 2-4 दिन 5 दिन ऐसे आते हैं कि आप चाय पी लो, कॉफी पी लो, क्योंकि उस समय बीपी बहुत लो है। लेकिन पूरे साल चाय पीना और एवरी टाइम इज टी टाइम, ये सबसे खतरनाक है। सुबह उठते ही चाय पीना, कई लोग तो कहते हैं चाय नहीं पिएंगे तब तो पॉटी भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत खराब है। इसलिए उठते ही चाय पीने का अगर आपकी आदत है तो इसको बदलिए, नहीं तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर लो बीपी आपको नहीं है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, चाय पीना आप जारी रखते हैं, धीरे धीरे हाई होना शुरू होगा और वो हाई होते होते फिर आपको गोलियों तक लेके जाएगा। फिर डॉक्टर कहेगा बीपी लो करने के लिए गोलियां खाओ, और जिंदगी भर चाय भी पियो, जिंदगी भर गोलियां भी खाओ। तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि चाय छोड़ दो, वो कहेगा गोलियां खाओ, क्योंकि गोलियां बिकेंगी तो उसको भी कमीशन मिलने वाला है। तो आप या तो डिसाइड कर लो कि जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की गोलियां खा के जिंदा रहना है तो चाय पीते रहिए, और अगर जो नहीं खानी है तो चाय पहले छोड़िए। दूसरी एक जानकारी और दूं कि आपका पेट बहुत अम्लीय होता है, आप जानते हैं, क्योंकि हम गर्म देश में रहने वाले लोगों का जो पेट है वो नॉर्मल एसिडिटी से थोड़ा ऊपर रहता है। ठंड वाले लोगों का नॉर्मल एसिडिटी से भी बहुत नीचे रहता है, माने उनका जो ब्लड है उसकी एसिडिटी अगर हम नापें यूरोप और अमेरिका के लोगों की और हमारे ब्लड की एसिडिटी नापें, दोनों में अंतर है। अगर हम पीएच स्केल को जानते हैं तो हमारा ब्लड जो है ना वो 7.5 के आसपास, 7.4, 7.3, कभी कभी 7.2, कभी 6.8 तक चला जाता है एसिडिटी में। लेकिन यूरोप और अमेरिका में तो +8 और 8 के आगे रहता है। तो उनका ब्लड जो है ना थोड़ा सा एल्कलाइन है यूरोपियन लोगों का, और चाय एसिडिक है। तो एल्कलाइन ब्लड को थोड़ा एसिडिक करने में चाय उनको मदद करती है, इसलिए उनके लिए वो मेडिसिन है। हमारा ब्लड पहले से ही थोड़ा एसिडिक है और पेट भी हमारा एसिडिक है, और हम चाय पी के और ज्यादा एसिडिक उसको बनाते हैं और ज्यादा अम्लीय बनाते हैं, तो जीवन का सर्वनाश करती है। इसलिए चाय आपके लिए नहीं है। और मैं एक आखिरी जानकारी आपको दे दूं, भगवान ने जो चीजें आपके नजदीक में पैदा की हैं वही आपके खाने पीने के लिए अच्छी हैं। जो चीजें आपसे हजारों मील दूर पैदा होती हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं। आपको खाने पीने को जितना लगता है वो सब 20 किलोमीटर के दायरे में होता है। आप पटियाला को केंद्र बनाकर 20 किलोमीटर का एक सरकमफ्रेंस बना दीजिए, आपकी जरूरत की हर चीज वहां होती है, वो आपके लिए सबसे अच्छी है। और हजारों मील दूर नीलगिरी की पहाड़ियों में जो चाय होती है या कर्नाटक के कुर्ग एरिया में जो कॉफी होती है वो आपके लिए मुफीद नहीं है, अनुकूल नहीं, क्योंकि हर वस्तु आबो हवा के हिसाब से होती है। जहां जिसकी जरूरत है वहीं वो चीज होती है। कुर्ग एरिया में कॉफी की बहुत जरूरत है क्योंकि लो बीपी है, तो वहां कॉफी होती है। पटियाला और आसपास में कॉफी का कितना भी प्लांटेशन करेंगे होगी नहीं, क्योंकि कॉफी की हमें जरूरत नहीं है। ये तो गड़बड़ी क्या हो गई कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन इतने हो गए तो दुनिया में जहां भी जो कुछ होता है हम उसे हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो शरीर के अनुकूल नहीं।
और एक और छोटी सी बात कि हमारे आसपास के जानवरों और पक्षियों को जरा ऑब्जर्व करें, वो चाय पीते हैं क्या? मैंने बहुत पिला के देखा है, नहीं पीते। कोई पक्षी चाय नहीं पीता, कोई पक्षी कॉफी नहीं पीता, मेरे घर का पालतू कुत्ता भी नहीं पीता। वो भी मुंह इधर उधर कर देता है। चाय रख दो इधर उधर करेगा, दूध रख दो फट से पी जाएगा, फट 1 मिनट नहीं लगता। बिल्ली को पिला के देखा, कुत्ते को पिला के देखा, वो भी नहीं पीते, उनको भी इतना सेंस है। हम तो इतने सेंसलेस हो गए, अपने को समझते तो बहुत होशियार हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट। प्रॉब्लम हमारी इंटेलिजेंसी की नहीं है, सेंसलेस हो गए। तो आप थोड़े सेंस में वापस आइए, चाय कॉफी छोड़िए। फिर आप बोलेंगे कैसे छूटेगा? स्वामी जी का एक सूत्र बताता हूँ चाय छोड़ने का। स्वामी जी कहते हैं चाय पीकर जो नुकसान आपने किया है उसकी भरपाई भी हो जाएगी और चाय भी छूट जाएगी। चाय पीकर आपने किया आपके ब्लड को एसिडिक बना लिया, अम्लीय बना लिया, अब इसको वापस आपको क्षारीय बनाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी चीज है अर्जुन छाल का पाउडर, उसका काढ़ा बना के पीजिए। चाय जिनको छोड़ दी, घर आने वाले को सत्कार कैसे करें, वो बोलेगा क्या छाल का पाउडर दे रहे हो? बहुत अच्छा। तो शुरुआत तो हम ही करते हैं चाय की। आप जो चाय छोड़ना चाहते हैं और जिन्होंने चाय पीकर नुकसान कर लिया अपने शरीर का, वो नुकसान फिर ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी आयुर्वेदिक दवा है अर्जुन छाल। आप जानते हैं अर्जुन छाल कहीं भी मिलती है, 35-40 रुपए किलो की है, बहुत सस्ती है। चाय तो 150 रुपए किलो है, ये तो 35-40 रुपए किलो है। स्वामी जी का यहाँ अगर केंद्र होगा, सेवा केंद्र, वहां से ले लीजिए। अर्जुन छाल का पाउडर मिलता है, उसको काढ़ा बनाइए। काढ़ा बनाना आप सब जानते हैं, पानी में डाल के उबाल दीजिए, थोड़ा उसमें चाहे तो शक्कर मिला दीजिए, गुड़ मिला दीजिए, बहुत अच्छा तैयार होता है। टेस्ट उसका चाय का ही जैसा है और रंग भी चाय के जैसा है। उसमें दूध भी डाल सकते हैं, गुड़ या चीनी जो भी डाल के, और उसको पी लीजिए लगातार। 15-20 दिन आपने पी लिया तो मैं आपको 99% गारंटी देता हूं चाय छूट जाएगी। और चाय पीकर जितना नुकसान आपने कर लिया वो सारा नुकसान उससे कवर हो जाएगा। आपके ब्लड में एसिडिटी कम कर देगा और आपके ब्लड को एल्कलाइन कर देगा। और मजे की बात यह है कि ब्लड की एसिडिटी बढ़ते ही कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ने लगते हैं, और ब्लड की एसिडिटी घटते ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड सब घटने लगते हैं। माने हार्ट अटैक से बचना है तो भी अर्जुन की छाल ही चाहिए आपको। तो चाय का सबसे अच्छा विकल्प है। और एक अच्छा विकल्प है, अर्जुन की छाल बहुत क्षारीय है, एल्कलाइन है। ऐसी कोई भी चीज जो एल्कलाइन है वो आप पीना शुरू कर दीजिए चाय के विकल्प के रूप में। जैसे जीरा है ना, जीरा बहुत एल्कलाइन है, जीरे का काढ़ा बनाइए। जीरे का काढ़ा कैसे बनता है? जीरा पानी में डालिए, उबालिए, थोड़ा गुड़ मिला दीजिए और थोड़ा उसमें पुदीने का पत्ते का चटनी वटनी मिला दीजिए, ये बहुत एल्कलाइन हो जाता है। फिर इसको पी लीजिए चाय की तरह से। ऐसे ही आपके घर में अजवाइन है, अजवाइन बहुत एल्कलाइन है, बहुत क्षारीय है। एल्कलाइन का काढ़ा बना लीजिए, अजवाइन का काढ़ा बना लीजिए गुड़ मिला के, और जीरा भी डाल सकते हैं उसमें। धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता दोनों एल्कलाइन है, उनकी चटनी डाल दीजिए, बहुत अच्छा तैयार होगा। तो ऐसे 20 तरह के काढ़े हैं। एक हमारे भारत देश में गायत्री परिवार नाम की बड़ी संस्था है, उनका एक प्रज्ञा पेय आता है, वो भी बहुत एल्कलाइन है, वो चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। स्वामी जी ने भी एक विकल्प लाया है, दिव्य पेय, वो सभी एल्कलाइन चीजें हैं उसमें, चुन चुन कर उन्होंने एल्कलाइन चीजें उसमें रखी हैं। वो दिव्य पेय चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। तो विकल्प है, अच्छा विकल्प है, तो फिर जहर क्यों खाना? और अगर रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो उनको आप कहते हैं अतिथि तो देवता है, तो देवताओं को जहर तो नहीं पिला सकते, देवताओं को तो अमृत ही पिला सकते हैं ना, राक्षसों को जहर पिला सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपके अतिथि राक्षस हैं कि देवता हैं। अगर आप मानते हैं कि वो राक्षस हैं, खूब चाय पिलाइए, खूब कॉफी पिलाइए, जल्दी मार डालिए उनको। और अगर आप मानते हैं कि नहीं वो देवता है, तो बिल्कुल चाय मत दीजिए, बिल्कुल कॉफी मत दीजिए, दिव्य पेय दीजिए, अर्जुन की छाल का पाउडर दीजिए, जिंदा रखिए उनको। ये आप तय करिए, आप बिल्कुल में छोड़ता हूं। हम दूसरे सूत्र की तरफ जा रहे थे, फिर से जी सुबह सुबह जूस पीने से कोल्ड हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। जिनको सुबह जूस पीने से कोल्ड होता है, बस इतना सा छोटा काम करें कि जूस में काला नमक डाल दें।
काला नमक आप सबके घर में, तो कभी कोल्ड नहीं होगा। दूसरा, जूस में थोड़ा सा अदरक का रस डाल दें, कभी भी कोल्ड नहीं होगा। और तीसरा और आखिरी, जूस में थोड़ा चूना डाल के पिए, जिंदगी में कभी भी कोल्ड नहीं होगा। मात्रा कितनी होगी? मात्रा बहुत थोड़ी सी। काला नमक होगा तो कनक के दाने के बराबर, काला नमक 1 गिलास जूस में। चूने की मात्रा भी कनक के दाने के बराबर 1 गिलास जूस में। और अदरक का रस, अगर 1 गिलास दूध है, सॉरी जूस है, तो 1/4 चम्मच अदरक का रस। तो या तो अदरक का रस मिला लें, नहीं तो काला नमक मिला लें, नहीं तो चूना मिला लें। जिनको जूस पीने से कोल्ड होता है, सर्दी होती है, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए। हम थोड़ा आगे बढ़े, दूसरे सूत्र पे बात करें। पानी को हमेशा, ये दूसरा सूत्र है, आप लिख लिया, शायद नहीं लिखा तो फिर रिपीट कराओ। पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना, पानी को हमेशा घूट घूट कर पीना, सिप सिप करके पीना, ये है दूसरा सूत्र। कभी भी पानी गटागट नहीं पीना, एक साथ मुंह में लोटा लगा के गटागट गटागट, ये बहुत खराब तरीका है पानी पीने का। पानी पीने का तरीका है वैसे ही जैसे गर्म दूध पीते हैं, एक सिप लेते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर दूसरा सिप, फिर रुकना, फिर तीसरा सिप, ऐसे पानी पीना है। आप पूछेंगे क्यों पीना है, समझ लीजिए इस बात को, क्यों पीना है। बात ऐसी है, थोड़ी देर पहले से चर्चा चल रही है, हमारा जो मुंह है ना, ये बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है। किसका? लार का। लार जिसको अंग्रेजी में आप स्लाइवा कहते हैं, और एक अंग्रेजी में सैलिवा भी कहते हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, सैलिवा, स्लाइवा, लार। ये लार का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है मुंह, और ये 24 घंटे काम करता है, इसकी कोई छुट्टी नहीं है, ना संडे है ना हॉलीडे है। दिवाली, दशहरा, हमेशा ये प्रोडक्शन यूनिट हमारी चलती रहती है। रात को आप सो जाते हैं तो भी ये फैक्ट्री चलती रहती है, और ये फैक्ट्री इतनी लार बनाती है कि आप सोच नहीं सकते। लीटर में नापेंगे तो 1-2 नहीं, 10 लीटर एक दिन में 24 घंटे। तो ये लार बनाने का काम मुंह में चलता रहता है। जीभ उसमें सबसे ज्यादा मदद करती है, जीभ के साथ कुछ लार ग्रंथियां हैं वो भी काम करती है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, फिजियोलॉजी एनाटॉमी का एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि मुंह में 1 लाख लार ग्रंथियां हैं। 1 लाख लार ग्रंथियां हैं मुंह में, और ये रात दिन काम कर रही हैं तो लार बन रही है। अब ये जो लार बनती है हमारे मुंह में, ये पूरी तरह से क्षारीय है, एल्कलाइन है, पूरी तरह से एल्कलाइन। कभी भी आप इसको मुंह से निकाल के टेस्ट कर सकते हैं लिटमस पेपर से, ये एल्कलाइन है। और पेट में हमेशा अम्ल बनता है, और पेट की फैक्ट्री भी चालू रहती है हमेशा अम्ल बनाने में। एपिगैस्ट्रियम में अम्ल बनता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं हम सब। तो पेट में बनता है अम्ल, एसिड, मुंह में बनती है लार, एल्कलाइन। ये लार है एल्कलाइन और अम्ल है एसिडिक, ये दोनों मिक्स हों तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि पेट के अम्ल में मुंह की लार जाकर मिलती रहे ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज करे, नॉर्मल रखे, एसिड बढ़ने ना पाए। इसलिए व्यवस्था ऐसी है कि जो भी लार बनेगी वो अंदर जाएगी, लार बनेगी अंदर जाएगी, बनेगी अंदर जाएगी, बनेगी अंदर जाएगी। ये हमारे शरीर में चलता रहता है। इसलिए कहा यह गया है कि पानी को अगर आप घूट घूट कर पी रहे हैं, सिप सिप करके पी रहे हैं, तो ज्यादा मात्रा में लार अंदर जाएगी। और एक साथ घटाघट पानी पी रहे हैं तो बहुत थोड़ी सी लार अंदर जाएगी। 1 गिलास पानी आपने 2 सेकंड में खत्म कर दिया तो थोड़ी सी ही लार जाएगी, लेकिन उसी 1 गिलास पानी को 3-4 मिनट धीरे धीरे पिएंगे तो ज्यादा लार जाएगी। पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका बताया गया आयुर्वेद में कि 1 सिप पानी मुंह में भरना, फिर उसको घुमाना चारों तरफ, और घुमा के फिर पूरी लार उसमें मिक्स हो जाए, फिर पीना। फिर 1-2 मिनट वेट करना, 1-2 मिनट में फिर उतनी लार बन जाएगी, फिर पानी को मुंह में लेना, फिर घुमाना, फिर पीना। ये तरीका आदर्श है, आइडियल है, ऐसे पानी पीना। आप बोलेंगे फायदा सबसे बड़ा ये है कि बार बार लार अंदर गई तो पेट का एसिड आपने न्यूट्रल कर लिया। जिनका एसिड न्यूट्रल होता है उनको लाइफ में वात, पित्त, कफ तीनों न्यूट्रल रहते हैं, बढ़ ही नहीं सकते, घट भी नहीं सकते, और जिंदगी भर आप निरोगी रह सकते हैं। इतना पावरफुल सूत्र है, सिर्फ पानी को घूट घूट करके पीना। मैंने इस सूत्र पर बहुत एक्सपेरिमेंट किए, और मेरे अलावा दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए। मैं
अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, वहां पर 2 साइंटिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे मेरा कंप्यूटर के माध्यम से दोस्ती हो गया, ईमेल के थ्रू। मैंने उनकी एक बार वेबसाइट पे क्लिक किया, वो दोनों साइंटिस्ट 12 साल से एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, माने किडनी रोग के विशेषज्ञ। उनका ये एक्सपेरिमेंट है कि पानी घटाघट पियो तो क्या होता है और पानी घूट घूट पियो तो क्या होता है। 12 साल से वो एक ही काम में लगे। 12 साल के बाद उन्होंने रिजल्ट दिया है और उसकी पूरी थीसिस तैयार की है। वो ये कहते हैं कि पानी जो घटाघट पिए तो रोग ही रोग शरीर में। वो बोलते हैं सबसे ज्यादा संभावना है एपेंडिसाइटिस की, दूसरी संभावना है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। वो कहते हैं कि ये प्रोस्टेट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एपेंडिसाइटिस के जितने भी प्रॉब्लम है, ये सब मैक्सिमम उन लोगों को है जो घटाघट पानी पीते रहते हैं। और वो कहते हैं कि जो घूट घूट पानी पी रहे हैं, वो कहते हैं दिस इज आइडियल। और वो कहते हैं कि भारत तो बहुत लकी है कि इस नियम का भारत को 3500 साल से ज्ञान है, हमको तो अभी पता चला 12 साल पहले कि पानी घूट घूट पीना। उन्होंने अपने 100 से ज्यादा पेशेंट पर 12 साल ये काम किया जिनकी किडनियां खराब हो गई और जिनको डायलिसिस करना पड़ता था। ऐसे 100 पेशेंट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। उनका कहना है कि जितने पेशेंट को घूट घूट पानी पीने को उन्होंने बोला, सभी को डायलिसिस देर में हुआ। नाले जैसे हर दिन डायलिसिस लगता है ना, घूट घूट पानी पीने लगे तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो समय बढ़ता ही गया और अंत में 3-3 महीने में एक बार डायलिसिस उनको करना पड़ा और 6 महीने में करना पड़ा। और जो घटाघट पानी पीते हैं उनको हर दिन या हर दूसरे दिन डायलिसिस पिलाई जाती है। तब उन्होंने थीसिस तैयार किया। वो थीसिस को उन्होंने एक बहुत बड़ी मैगजीन आती है लेंसेट, उसका नाम है, लंदन से छपती है, उसमें दिया वो थीसिस। मैंने पढ़कर फिर उनको कांटेक्ट किया कि आपको ये पता कैसे चला घूट घूट पानी पीने का। तो उन्होंने कहा कि हमको किसी इंडियन ने बताया था जो अमेरिका में रहता है और हमने उसको सीरियसली ऑब्जर्व करने के लिए ये किया था। तो मैंने कहा हमारे भारत में तो 3500 साल पहले ये पता। उन्होंने कहा हाँ हमें मालूम है, लेकिन भारतवासी इसका पालन नहीं करते, इसका बहुत अफसोस है। अब वो दोनों इसका प्रचार करने में लग गए। वो कहते हैं पानी को घूट घूट पियो तो किडनी भी अच्छी रहेगी, लीवर भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप इसको हमेशा याद रखिए कि पानी को घूट घूट पीना ही सबसे उत्तम है। और दूसरी जानकारी ये कि जब आप खूब ज्यादा पानी को मुंह में घुमा घुमा के पीते हैं और खूब सारा सलाइवा या सैलिवा या लार आपके पेट में जाता है और पेट के एसिड को बैलेंस रखता है, तो रक्त का एसिडिटी बढ़ नहीं सकता, तो फिर जिंदगी में रोग आने का चांस होता नहीं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे ऐसे लोगों पे किए जिनको मोटापा है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जिनको मोटापा बहुत है। वजन उनका 150 किलो है, 160 किलो है, 170 किलो है। उनमें से कई की नौकरियां चली गई हैं सिर्फ इसलिए कि वजन ज्यादा है। उनको पिंक स्लिप दिए गए और उसमें लिख दिया गया कि माफ करिए, आदमी को तो हम काम पे रख सकते हैं, हाथी के बच्चों को नहीं रख सकते। 150 किलो, 160 किलो ऐसे वजन के मेरे दोस्त हैं। फिर जब वो परेशान हो गए, नौकरी चली गई, घबरा गए, तब उन्होंने कहा आप बताओ क्या करें। तो मैंने कहा स्वामी जी का शिविर करो। तो उन्होंने कहा वो तो 7 दिन का हो गया। बेंगलोर में ऐसे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने 7 दिन शिविर किया, फिर उसके बाद कहते हैं हमसे नहीं होता। जितने दिन गए शिविर में उतने दिन हुआ, बाद में बंद हो गया। फिर कहता कोई सरल उपाय बताओ। तो मैंने कहा इतना ही करो, घूट घूट पानी पियो, इतना ही करो और खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। तो साल भर से ज्यादा है हो गया है, वो सब इसको फॉलो कर रहे हैं। अब किसी का वजन 160 किलो से 80 किलो हो गया, किसी का वजन 140 किलो से 70 किलो हो गया, किसी का वजन 165 किलो से 85 से 90 किलो रह गया। वजन इतना तेजी से घटता है घूट घूट पानी पीने से। और मेरे पास कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका पेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया था, उनका सभी पेट अंदर चला गया घूट घूट पानी पीने से। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है कि जो पहले से पतले हैं वो और पतले हो जाएंगे। बिल्कुल मत घबराइए,
आप जहां हैं वहीं स्थिर हो जाएंगे, उससे ज्यादा पतले नहीं होंगे। लेकिन जो हैवी हैं, मोटे हैं, उनके लिए तो ये इतनी रामबाण औषधि है कि आप घूट घूट पानी पीना शुरू कर दीजिए, साल भर में आपके रिजल्ट आपकी आंखों के सामने। जी, जिनका थायराइड करके वेट बढ़ता है, हाँ, उनके लिए तो बात दूसरी, उनको कुछ मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। लेकिन नॉर्मल लोगों को जिनको थायराइडिज्म नहीं भी है, हाइपरथायराइडिज्म नहीं भी है, फिर भी वेट उनका बढ़ गया है, उन सब के लिए ये रिजल्ट देता है। और मैं आपको एक दूसरी और ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं जिसको आप भी ऑब्जर्व करें। मनुष्य को छोड़कर जितने भी पक्षी और पशु हैं, सब घूट घूट कर पानी पीते हैं। किसी चिड़िया को देखो पानी पीते हैं। चिड़िया पानी जब पीती है ना, एक ही बूंद उठाती है पानी, उसकी चोंच को धीरे धीरे चलाती है, फिर पीती है, फिर दूसरा बूंद उठाती है, फिर चोंच चलाती है, फिर तीसरा बूंद उठाती है, फिर चोंच चलाती है। इतना धीरज है उसमें पानी पीने के लिए कि वो आराम से 15-20 मिनट बैठकर एक एक ड्रॉप पानी पीती है। कुत्ते को देखो चाट चाट के पानी पीता है, शेर को देखो, चीते को देखो, भालू को देखो, मैक्सिमम जानवर चाट कर पानी पीते हैं, या चिड़िया एक एक ड्रॉप पानी पीती है। इसलिए कोई भी चिड़िया, कोई भी पक्षी ओवरवेट नहीं, किसी को डायबिटीज नहीं, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई कैंसर से नहीं मरता कभी, किसी को अनिद्रा की समस्या नहीं है, इंसोम्निया, रात को नींद सबको आती है, सब 6 बजे सोने चले जाते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। सारे डिसीज और सारी तकलीफें आदमी को ही है, क्योंकि छोटी छोटी बातें वो नहीं समझता। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि चिड़िया को किसने बताया पानी घूट घूट पीना? हमको तो बागभट्ट जी बता के चले गए, चिड़िया को किसने बताया? इसका माने ये है कि बाई बर्थ उनको ये नॉलेज है। इसका माने ये है कि नेचर ने कोई ऐसी व्यवस्था की है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि चिड़िया जन्म से ही इस बात को जानती है, या कुत्ता जन्म से ही इस बात को जानता है। उनका कोई गुरु नहीं होता, उनका कोई कॉलेज नहीं होता, उनका कोई स्कूल नहीं होता, फिर भी उनको ये नॉलेज है। इसका माने ये नेचर का नॉलेज है, और नेचर के नॉलेज को वो अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, जिनको हम जानवर कह रहे हैं। और जो इंसान है वो नेचर के नॉलेज को कभी भी मानता नहीं है और पहचानता भी नहीं, और उसको हम होशियार कह रहे हैं, इंटेलिजेंट कह रहे हैं। बार बार हम कहते हैं कि आदमी बहुत होशियार है, क्या मूर्ख आदमी, इतनी सी बात नहीं जानता पानी घूट घूट पीना चाहिए। तो आप कहेंगे हमको किसी ने नहीं बताया, चिड़िया को किसने बताया? तो हम थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश करें। जानवर और पक्षियों की तुलना में हमारा नॉलेज बेस काफी कम है, उनका नॉलेज बेस हमसे थोड़ा ज्यादा है, और वो बराबर उसको पक्के तरीके से फॉलो करते हैं। तो आप इस नियम को कोशिश करें कि आज से फॉलो करें, क्योंकि इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। और इस नियम को पालन करने में सिर्फ आपकी हैबिट बदलनी है, आपको और कुछ नहीं करना। पानी को जो जैसे घटाघट पी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे कम मात्रा में पीना। फिर आप कहेंगे बहुत समय लगेगा, मैंने वो भी करके देख लिया। पंजाब का जो गिलास होता है ना, वो भारत का सबसे बड़ा गिलास है। उतना गिलास पानी, पंजाब का एक गिलास तो आप जानते हैं आधे लीटर से भी ज्यादा का होता, उतना पानी मैंने एक एक चम्मच पी के देखा है, 3 मिनट ही लगता है बस, एक एक चम्मच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक दिन में 10 गिलास से ज्यादा तो कोई भी नहीं पी सकता। तो 30 मिनट एक दिन में आपको चाहिए पानी पीने के लिए। 24 घंटे का आपके पास दिन है, 30 मिनट आप नहीं निकाल सकते घूट घूट पानी पीने के लिए? कर सकते हैं, बस ध्यान देंगे, और ध्यान देकर आप इसको शुरू करें। हाँ, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ उस सूत्र पर कि कोसा पीना कि कोसा पीना। यस, जूस भी घूट घूट पीना है, दूध भी घूट घूट पीना है, काढ़ा भी घूट घूट पीना है, जो भी लिक्विड चीज आप पिएंगे घूट घूट पीना। जिस चीज में पानी है सबको घूट घूट पीना। ये जूस की जगह फ्रूट क्यों नहीं खाया जाता? जी, जूस की जगह फ्रूट कौन सा खाया? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है, आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि फल खाना जूस पीने से 100 गुना अच्छा है। फल खाना, क्योंकि फल जब आप खाते हैं तो फल के साथ जो फाइबर्स हैं वो सब पेट में जाते हैं, लेकिन जब आप जूस पीते हैं तो जूस में सारे फाइबर्स निकाल के बाहर डाल दिए जाते हैं। जूस से डकार दी जाती है, फ्रूट खाते खाते डकार जाती है। हाँ ये तो थोड़ी डिसीज की बात है, लेकिन आयुर्वेद की भाषा में आप अगर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो आयुर्वेद में सभी वैद्यों ने, सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने कहा है फल खाना जूस पीने से कई गुना अच्छा। तो आप कोशिश करिए फल खाएं। नहीं खा सकते कोई कारण से
कोई प्रॉब्लम है तो आप जूस पी लीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि जूस निकालने के बाद जो फाइबर्स बच गए हैं उनको भी खा लें। जैसे हम अनार का रस निकालते हैं तो अनार का जो दाना है ना, पीस लेंगे तो वो कुछ तो निकलेगा ना वेस्ट के रूप में, उसको दाल में डाल के खा जाइए, चावल में डाल के खा जाइए, नहीं तो खुद ऐसे ही खा लीजिए। संतरे का रस निकाला तो उसके जो फाइबर्स निकल गए उनको भी किसी तरह से खा लीजिए। जूस निकालने के बाद कोई भी फाइबर वेस्ट मत करिए, क्योंकि वही फाइबर है जो आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, ट्राइग्लिसराइड आपका कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा, आपके पेट को साफ करेगा, आपकी